अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्टार्ट करने लगी हूँ, जो कि है जी बेसिक मेडिकल साइंसेस का। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक्स आते हैं। अब ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट, बहुत सारे जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, जस्ट लाइक डिस्पेंसर का है, ठीक है, डर्माटोलॉजी का है, एक्सरे का है, ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियंस का है। तो ये उनके अंदर एक बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका इसका इस बुक के अंदर जितना भी सिलेबस है, ठीक है, वो कंपाइल किया गया है पंजाब मेडिकल फैकल्टी से और हुकूमत पंजाब की तरफ से। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर जो है उनकी थी रिक्वेस्ट थी कि जो है वो मैं इन सब्जेक्ट्स के भी जो लेक्चर हैं वो अपडेट करूं। तो आज इंशाल्लाह इससे स्टार्ट लिया है। और आप काइंडली स्टूडेंट चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एनाटॉमी का। ठीक है, इधर कंटेंट भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये बुक है आपकी कितने पेजेस की है जी? ये है जी 139 पेजेस की है। ठीक है, 133 पेजेस की है। तो इंशाल्लाह जो है ये कुछ ही लेक्चर्स के अंदर इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि शॉर्ट से लेक्चर बना के, ताकि आपका हर टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है जी एनाटॉमी से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी है। एनाटॉमी, अब स्टूडेंट एनाटॉमी की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये हमारा वो सब्जेक्ट होता है मेडिकल साइंस के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी की जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एनाटॉमी जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो कि निकला हुआ है दो वर्ड से। ये दो वर्ड का आप कह लें कि कम्बिनेशन है। एक तो है इसके अंदर एना, ठीक है, एना का मतलब होता है किसी चीज़ को कट लगा के, ठीक है, टॉमी का मतलब एनाटॉमी यानी कि कट लगा के किसी चीज़ की आपने स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखें कि जब इतनी मेडिकल फील्ड एडवांस नहीं थी, ठीक है, तो हम क्या करते होते थे कि ह्यूमन बॉडी को क्या करते थे, जैसे कोई डेड बॉडी आती थी, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए उसको कट किया जाता था। ठीक है, जैसे अगर किसी बाजू का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं डॉक्टर साइंटिस्ट, ठीक है, तो उसको जो है कट लगाया जाता था। ठीक है, फिर उसकी स्टडी की जाती थी। अब तो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास इमेजिंग स्टडीज़ आ गई हैं, जिसमें हम MRI, CT स्कैन, इन सारी चीज़ों से जो है हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से स्टडी कर सकें। लेकिन पहले टाइम में क्या था कि हम ह्यूमन बॉडी को कट लगा के स्टडी करते थे, ठीक है, डाइसेक्शन के थ्रू बेसिकली। अब ये एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्टडी करना होता है। अब डेफिनेशन में भी देख लेते हैं, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी इज द स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी उनकी तरतीब की, ये स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है, उसकी स्टडी हमने करनी है। विच मेकअप द ह्यूमन बॉडी, जो इसने और जिन स्ट्रक्चर्स ने ह्यूमन बॉडी को बनाया हुआ है। आप देखें स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने कितना, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मतलब एक कुदरत नज़र आती है एक इंसान के अंदर के, एक क्या 5 से 6 फीट का इंसान होता है, और अल्लाह ताला ने क्या क्या इसके अंदर जो है वो फिट कर दिया हुआ है। ये अल्लाह की कुदरत है। ठीक है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। आपको सिंपल सी एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम अपने DNA को स्टूडेंट, जितने भी DNA जो है ना, हमारी बॉडी का एक ऐसा सेल होता है कि जिसको अगर आप जो है ना आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन इसके अंदर हमारे पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम कहते हैं जी ये तो भाई इसके बाल जो हैं वो अपनी नानी पे हैं, या इसके बाल जो हैं, इसकी आंखें जो हैं वो अपनी मदर पे हैं, ठीक है, या इसकी हाइट जो है वो फादर पे है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हम कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो होती है किसके थ्रू होती है? DNA के थ्रू होती है। अब इन DNA के सेल्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, तो आप बिलीव करेंगे कि ये जो सबको अरेंज करने पर डिस्टेंस बनता है यहाँ से लेके मून तक का। ठीक है, मतलब आप सारे DNA अरेंज कर लें और जो लेंथ बनेगी वो कहाँ तक बनेगी? मून तक बनेगी। कि अमेजिंग है ये सब कुछ। ठीक है, अल्लाह की बस ये शान है, आम इंसान नहीं कर सकता। तो खैर हम क्या करते हैं फिर अपनी स्टडी के लिए, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को कैसे तरतीब से जो है वो अरेंज किया हुआ है। फिर इस चीज़ को फाइंड आउट करके हम डिफरेंट बीमारियों का जो है वो इलाज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या बता रहा है कि देयर आर मैनी वेज टू स्टडी द ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, कहता है कि ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं।
यानी कि हम अपनी आसानी के लिए पूरी बॉडी को तो एक साथ नहीं ना स्टडी कर सकते, फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट तरीक़ों से हम जो है डिफरेंट चीज़ों के अंदर बॉडी को डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से एक रीजनल आ जाता है, एक सिस्टमिक आ जाता है, एक सरफेस आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज किया हुआ है। रीजनल का मतलब होता है एक ख़ास एरिया, ठीक है, यानी एरिया में डिवाइड करते हैं। सिस्टम यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आप देखें कितने सिस्टम होते हैं। एक जो है वो हमारे दिल का सिस्टम है, हमारे निज़ाम हाज़मे का जो सिस्टम है, ठीक है, फिर बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकालना है एक किसका सिस्टम है। खैर देखने का अल्लाह ताला ने एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, हम अपनी आइज़ के थ्रू जो देखते हैं, कानों के थ्रू सुनते हैं, तो खैर ये सारे अलग से एक सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से फिर हम अपनी जो है बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए। अब रीजनल एनाटॉमी को जब देखते हैं तो कहते हैं कि रीजनल एनाटॉमी कंसिडर द बॉडी एज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेगमेंट आर द पार्ट्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइज कर देते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अब जैसे हम कहते हैं जी नेक रीजन, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी का एक एरिया हम लोगों ने किया हुआ है जी नेक रीजन। नेक रीजन के अंदर आप देखते हैं नेक आ जाती है, हमारा फेस आ जाता है, हमारा स्कैल्प आ जाता है, हमारा ब्रेन आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पेट का एक एरिया होता है, रीजन होता है, जिसको हम एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। इसको भी हम डिफरेंट एरियाज में मजीद भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी के लिए। इसी तरीके से अब आ जाता है जी नेक्स्ट सिस्टमिक एनाटॉमी। तो सिस्टमिक एनाटॉमी आ जाता है सीज द बॉडी एज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो अब कहते हैं कि जो सिस्टमिक एनाटॉमी होती है इसमें हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के अंदर। जैसे अब हमारी बॉडी के अंदर एक जो है वो दिल का सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। एक अब निज़ाम हाज़मे का जो सिस्टम होता है उसको हम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स का जो सिस्टम होता है उसको ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक निज़ाम इखराज होता है, ठीक है, जिससे जो है बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं तो डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं बॉडी के, डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर के अंदर हम दिल को देखेंगे, डाइजेस्टिव के अंदर हम स्टमक को देखेंगे, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो देखेंगे। एक्सक्रीटरी के अंदर जो है हम जो बॉडी से वेस्ट मटीरियल निकालने वाले जो ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, ठीक है, किडनीज आ जाती हैं, ठीक है, तो ब्लैडर आ जाता है। इनको हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं। उसके बाद सरफेस एनाटॉमी आ जाता है, ठीक है। तो सरफेस एनाटॉमी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स। अब ये भी हमें स्ट्रक्चर के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है दैट मे बी ऑब्जर्व्ड आर पाल्पेटेड बीनीथ द स्किन, ठीक है। अब सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं किसी ऐसी चीज़ की, मतलब इस तरह से स्टडी की जो चीज़ आपको नज़र आ रही हो या जिसको आप जो है ना वो हाथ लगा के महसूस कर सकते हो। जैसे अब हम अपनी स्किन है, ठीक है, इसको सामने से देख के महसूस कर सकते हैं। सती मतलब आप क्या लेंगे स्टडीज होती है, ठीक है। या फिर जो है ना जैसे आप स्किन के नीचे हाथ अपने अपने जो है वो बाजू के ऊपर हाथ रखें तो आपको महसूस होगा, मसल्स महसूस होंगे, ठीक है। पाल्पेट कर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हाथ लगा के चेक करना, ठीक है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आप डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे वही पेट में यहाँ पे दर्द हो रही है, तो डॉक्टर आपको जो है वो आपका एग्जामिनेशन करता है, हाथ लगा के चेक करता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करके कि कहाँ पे पेशेंट को पेन है, किस एरिया में पेशेंट उनको जो है वो पेन है। तो इसी तरीके से जो सरफेस एनाटॉमी है इसमें भी जो है ना आप हाथ लगा के एरियाज़ को, जो जिन एरियाज़ को, जिन स्ट्रक्चर्स को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, हमारे पास सरफेस एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है। अब रेडियोग्राफी के अंदर क्या है कि ये थोड़ी सी एडवांस है स्टूडेंट स्टडी। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सेक्शनल एंड एंडोस्कोपिक एनाटॉमी ये कहलाती है, ठीक है। सेक्शनल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने कट लगा के, ठीक है, जो है वो उस पोर्शन की स्टडी की, ठीक है, यानी उसका एक आपने कट ले लिया, उसको कट लगा के वो उस पोर्शन को सेपरेट कर लिया, एक सेक्शन उसका ले लिया। जैसे हम जो है वो प्लांट्स की का जो है वो आपने देखा होगा बायो में, ठीक है, कि प्लांट्स के डिफरेंट सेक्शन को हम लेते हैं, जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ठीक है, तो हॉरिजेंटल सेक्शन होता है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग लेते हैं और फिर कट लगा के उस एरिया को स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम सेक्शंस लेते हैं और उनको देखते हैं। और एंडोस्कोपिक में मतलब ये होता है कि आप कैमरा बॉडी के अंदर इंसर्ट करके, ठीक है, तो उसमें फिर उन एरियाज़ की स्टडी करते हैं। जैसे हम एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, आपने शायद नाम सुना हो, तो उसमें हम देख रहे होते हैं कैमरा डाल के स्टमक के अंदर, तो कोई मसला नहीं, कोई इशू तो नहीं है, कहाँ पे कोई मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हमारे पास
कैमरे के थ्रू की जाने वाली जो है ना वो स्टडी होती है। अलाउ द एप्रिसिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर, इसमें भी हम जो है ना वो स्ट्रक्चर्स की उनकी तरतीब वगैरह को देख रहे होते हैं, कि देख रहे होते हैं उनका फंक्शन किस तरह से है इन द लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एज दे आर इफेक्टेड बाय द मसल टोन, ठीक है, उन एरियाज़ की मसल टोन देखेंगे, बॉडी फ्लूइड वगैरह चेक कर सकते हैं, प्रेशर देख सकते हैं, और ग्रेविटी के ऊपर मतलब किस तरीके से जो है वो अफेक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, प्रेशर जो है वो बॉडी के पे कितना असर कर रहा है, ठीक है, ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके थ्रू जो है स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाता है, एम्फसाइजेस एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज टू द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन। क्लिनिकल एनाटॉमी जब जो है ये स्टूडेंट थोड़ी सी प्रैक्टिकल फील्ड आ जाती है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल फील्ड में हमने क्या करना होता है कि जो है वो एनाटॉमी के अंदर जो है उसका जो भी नॉलेज है, ठीक है, उसको हमने अप्लाई करना होता है प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। आपके पास मतलब जो भी है रीजनल एनाटॉमी का, सिस्टेमिक, सरफेस रेडियोग्राफी, जो भी नॉलेज है, ठीक है, उसको आपने क्लिनिकल एनाटॉमी में अप्लाई करना होता है, ठीक है, और फिर उस लिहाज से आपने पेशेंट को ट्रीट करना होता है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जैसे MBBS डॉक्टर करते हैं, ठीक है, कि वो सारा नॉलेज जो है वो क्लिनिक पे बैठ के जो है ना जो भी उन्होंने स्टडी की होती है, तो पेशेंट को डिफरेंट तरीकों से चेक कर रहे होते हैं, कहीं पे वो रीजनल एनाटॉमी के थ्रू, कहीं पे सिस्टेमिक एनाटॉमी के थ्रू, कहीं पे सरफेस एनाटॉमी के थ्रू, कहीं पे वो जो है वो रेडियोग्राफिक इमेजिंग वगैरह के थ्रू जो है ना वो देख रहे होते हैं। तो खैर क्लिनिकल एनाटॉमी में जो है वो डॉक्टर ने क्लिनिकली जो है वो पेशेंट को उसकी जो बीमारी है उसको देखना होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक हमारे पास ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट बताई हुई है। अब यहाँ पे देखें ह्यूमन बॉडी है, ठीक है स्टूडेंट, वो बनती है किसके साथ, क्या, एटम्स के साथ। दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो किसके साथ बनती है, एटम के साथ। एटम आगे कन्वर्ट हो, जब एटम का ग्रुप आपस में मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। अब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। अब सेल से ही जो है ना सारी की सारी जो है बॉडी की। उसके बाद हमारे पास जो है वो टिश्यू लेवल आ जाता है, जब स्टूडेंट डिफरेंट तरह के सेल्स आपस में कंबाइन होंगे ना, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट, वो क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। अब जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये एक स्टमक हमें दिखाया हुआ है, ठीक है, हमारा मैदा दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं जो कि जो है ना एक ऑर्गन बना देते हैं। अब डिफरेंट तरह के ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो वो क्या बना देते होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एक जो है वो सेपरेट इंडिविजुअल बना देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना वो एक लीवर का एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक है, ठीक है, लीवर के साथ ही ये हमारे पास इंटेस्टाइन्स का सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना डिफरेंट सिस्टम मिलके एक जो है वो इंडिविजुअल बना देते हैं। तो सबसे पहले कि सारा सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, एटम से। एटम मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर, और सेल्स टिश्यूज, और डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर सिस्टम लेवल के अंदर, कि डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं, डिफरेंट तरह के सिस्टम बना देते हैं। अब डिफरेंट सिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक अलग इंडिविजुअल के अंदर। उसके बाद कहता है कि द लेवल ऑफ द स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम में बताया हुआ कि किस तरीके से जो है ना ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने कम्प्लेक्स हैं, कितने पेचीदा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो है अल्लाह की कुदरत नज़र आती है कि उसने कैसे एक इंसान के अंदर इतनी तरतीब रखी हुई है। उसके बाद कहता है कि एनाटॉमी इनकम्पास वेरियस लेवल ऑफ द कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ द सेल टू द मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम। कहता है कि एनाटॉमी के अंदर मतलब इतने कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम है वो किस तरह के कम्प्लेक्स हैं, पेचीदा है, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से, यानी स्टार्ट होता है ये सारा सिस्टम कहाँ से, माइक्रोस्कोपिक, यानी जो हमारा सेल है, ठीक है, जो सबसे छोटा एटम है या सेल है उसको हम आम आँख से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यही सेल जो है आप देखेंगे इसने मिलकर एक बड़ा सारा ऑर्गेनिज्म बना दिया, लेकिन हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है सेल को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल के इनको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये लेवल कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, चला जाता है मैक्रोस्कोपिक, यानी कि जिसको हम आम आंख से देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के बगैर भी देख सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास स्टमक है, ठीक है, उसको देखने के लिए तो आपको कोई जो है ना वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी ना, आप जो है वो सिर्फ डाइसेक्शन के थ्रू देख सकते हैं, डिफरेंट इमेजिंग स्टडीज़ के थ्रू जो है ना इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले बात की थी सेल की, ठीक है, सेल हमारी बॉडी का क्या है, मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसके बारे में मैं बता रहा है कि सेल एक बेसिकली आप देखें कि इस तरह के ना एक राउंडेड सा हमारे पास आप कह लें कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इस तरीके से लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री है ये एक सेल की
मेम्ब्रेन होती है, एक वॉल होती है जो कि सेल को बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह की जो है ना ऑर्गेनेलिस जो है वो ट्रैवल कर रही, वो सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, लिक्विड है, ऑर्गेनेलिस है, ये क्या है, इनको हम सब जो है ना सबको वन बाय वन करके देखेंगे। तो खैर अभी बात हो रही है साइटोप्लाज्म की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो सेल है जो कि एक सारा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो इसके अंदर जो है ना, इसकी सबसे क्या होती है, बाहर वाली एक दीवार होती है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो लिक्विड है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब कहते हैं कि सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल टुगेदर comprises all the tissues that make up the organ of the multicellular animals। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल यानी सेल के बाहर के जो मटेरियल हैं, ठीक है, वो आपस में जब कंबाइन होते हैं, टुगेदर होंगे, कंप्राइसेस, और क्या बना देंगे, ये टिश्यूज़ बनाएंगे, ठीक है। टिश्यूज़ आपस में मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन जो है वो क्या बना देते हैं, एक मल्टी सेलुलर और एनिमल बना देते हैं, या ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब ये कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जो कि मल्टीपल सेल से मिलके बना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए हुए हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह हैं, ठीक है। तो यानी वो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, ठीक है, जो हमें, जिन्हें हम अपनी आंखों से मतलब देख सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि इन ऑल टिश्यूज सेल्स themselves आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उन सब के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो टिश्यूज़ हैं वो किसकी कलेक्शन होते हैं, सेल्स की होते हैं, यानी सेल्स जब आप उसमें कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है, किसी भी टिश्यू के। अब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होने का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी इकाई जो कि किसी चीज़ को बनाती भी है और उसका फंक्शन भी परफॉर्म करवाती है। तो इस तरीके से जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है जी, सेल है, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग का पार्ट है बॉडी का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एनिमल सेल्स आर यूक्रियोटिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक न्यू टर्मिनोलॉजी आई है जिसको हम यूक्रियोटिक, जो आप देख रहे हैं, यूक्रियोटिक जो है ये एक मतलब ग्रीक लेटर है, ठीक है, उससे ड्राइव्ड है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल्स जो हैं हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं दो तरह से, एक जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर हैं। और ये जो क्लासीफिकेशन है ये बेस करती है जी सेल्स की तादाद के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अब कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता है। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो अच्छी कंडीशन में होता है। अच्छी कंडीशन में होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट है, एक अपनी पहचान रखता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, और न्यूक्लियस भी जो है वो सेपरेटली प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस सेपरेटली प्रेजेंट हो, अपनी एक अलग से जो है ना उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन हो रही हो, तो इस तरह के जो सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूक्रियोटिक सेल कहलाते हैं, या थोड़े से ये एडवांस होते हैं। और कुछ ऐसे इसका जो अपोजिट है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो है जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छी शक्ल में नहीं होता, ज़्यादातर वो क्या होता है कि क्रोमाटिन मटेरियल की शक्ल में होता है, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, क्रोमाटिन मटेरियल आप उसे कह लें, वो सेल के अंदर डिस्पर्स्ड हुआ होता है, ठीक है। हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोक्रियोटिक। अब जो प्रोक्रियोट्स होते हैं ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, कि जिनका सेल जो है, जिनकी बॉडी जो है वो एक सेल की बनी होती है। और यूक्रियोट्स जो होते हैं ये थोड़े से एडवांस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अब कहते हैं कि एनिमल सेल्स आर यूक्रियोटिक, ठीक है, एनिमल सेल्स जो होते हैं वो यूक्रियोटिक होते हैं। यूक्रियोटिक का मतलब क्या है, यू जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है गुड, और कैरियन का मतलब होता है जी न्यूक्लियस, ठीक है, यानी जिनका न्यूक्लियस अच्छा होता है। फिर डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन, लिमिटेड न्यूक्लियर, यानी कि इसका जो इसके इर्द गिर्द जो है वो एक हमें बाकायदा एक जो है वो मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ठीक है, जो कि जिसके सराउंडिंग भी जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी जो है ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे जो है हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। फिर इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, गोल्जी पेरोक्सीसोम्स, इस तरीके से मल्टीपल मतलब जो है ना वो ऑर्गेनेलिस होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है और सेपरेट अपनी पहचान रखता है यूक्रियोट्स के अंदर। उसके बाद कहता है कि द मेन सेलुलर फंक्शन परफॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड सेल इन द बॉडी आर लिस्टेड इन टेबल बिलो। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो है ना कई तरह के हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसमें कहता है कि जो डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर
मल्टी सेलुलर है ना, तो जो है डिफरेंट तरह के सेल होते हैं। अब वो जो डिफरेंट तरह के सेल होते हैं उनका फंक्शन भी क्या होता है उससे हिसाब से डिफरेंट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन को, और वो जो फंक्शन है कौन से किस्म के सेल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले है जी मूवमेंट, ठीक है। फंक्शन है मूवमेंट, यानी कि कोई बॉडी जो है वो कैसे मूव करती है। तो उसके लिए जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारे मसल्स के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं जी, और या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल। कॉन्ट्रेक्टाइल सेल ऐसे ऐसे सेल्स यानी कि जो कि मसल्स को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, सुकेड़ते हैं, ठीक है, और मसल्स के अंदर ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कहता है जी फॉर्म एडहेसिव एंड लाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स। अब यानी सेल्स पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। इन सेल्स को आपस में जोड़े रखना, ठीक है, अपनी जगह पे कायम रखना ताकि एक स्ट्रक्चर बन सके। तो उसमें जो सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि स्किन वगैरह को या बॉडी की आउटर लेयर वगैरह को बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनर भी जो है इंटरनली भी ये प्रेजेंट होते हैं और सेल्स को आपस में कंबाइन करके रखते हैं। उसके बाद कहता है जी सिंथेसाइज एंड सिक्रीट कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो हमारे सेल्स के इर्द गिर्द जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो सब्सटेंसेस हैं या लिक्विड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं, कौन से सेल्स वो बनाते हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल आ जाते हैं, सेल ऑफ द बोन्स आ जाते हैं एंड कार्टिलेज आ जाते हैं, ठीक है। ये वाले जो सेल्स हैं ये सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी सेल के बाहर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो इन्होंने बनानी होती हैं। इसमें हमारे बोन सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट और कार्टिलेज यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो सेल्स होते हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है जी कन्वर्ट फिजिकल एंड द केमिकल स्टिमुलाई इनटू द एक्शन पोटेंशियल, कि अब हमें जो है ना कोई भी ऐसा फंक्शन या काम जो कि हमें मतलब उभारे कि हम जो है ना उसके रिजल्ट में कोई काम करें। जैसे कि हमें जो है भूख लगती है, ठीक है, कोई खाने वाली चीज़ आपने देखी तो आपको फ़ौरन से भूख लगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि जाके फिर एक्शन परफॉर्म किया और खाना खाया, ठीक है। तो कहता है कि ये जो सारा जो होता है, ठीक है, कि आपने आपको खाने खाने को आपने देखा, ठीक है, ये क्या है, एक स्टिमुला है, यानी ऐसी चीज़ जो कि आपको कोई एक्शन करवाने पे जो है ना मजबूर कर दे, ठीक है। अब ये जो स्टिमुलाई होता है फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे न्यूरॉन होते हैं और सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड ये जो है ना सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम्स। अब एंजाइम्स जो हैं स्टूडेंट इनकी भी एक इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो इनको इन एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाना और इनको जो है वो बॉडी में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इनको सिक्रीट करवाना। इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सेल जो हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, हमारे यानी कि डाइजेशन वाले जो निज़ाम है, ठीक है, उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट तरह के जो हैं एंजाइम्स को सिक्रीट करवा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। उसके बाद है जी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस सब्सटेंसेस, ठीक है। अब म्यूकस सब्सटेंसेस ये भी स्टूडेंट क्या है कि एक तो ये म्यूकस जो है हमारे इंटेस्टाइन के हमारे सॉरी हमारे स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होता है ताकि स्टमक के अंदर एसिडिटी का लेवल ना बढ़े, अल्कलाइन जो पीएच है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और अगर ये डिस्टर्ब होगा, म्यूकस सब्सटेंसेस कम होंगी तो एसिडिक लेवल ज़्यादा होगा और पेशेंट जो है वो फिर डिफरेंट तरह की बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो जाएगा। तो इस म्यूकस को जो है वो कौन सेक्रेट करवाता है, जिसके अंदर हमारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, बॉडी में डिफरेंट जगहों पे वो सेल्स जो हैं म्यूकस को बनाते होते हैं। उसके बाद है जी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द स्टीरॉइड्स, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्टीरॉइड्स भी होते हैं नेचुरली जो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अभी इनको बनाने के लिए जो है हमारे एड्रीनल ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि किडनीज के ऊपर होते हैं, ठीक है। टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ओवरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये स्टीरॉयड की सिक्रीशन करवाएंगे हार्मोन्स की। उसके बाद आयन की ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसमें हमारे किडनी के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड स्टूडेंट हमारे जो है वो मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, डाइजेशन में इनका रोल होता है। और किडनी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि आयंस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इन्होंने इसको जो है पहुंचाना होता है। उसके बाद आ जाता है जी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल्स के अंदर जो है अब कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म होता है, उसके रिजल्ट में कोई ना कोई चीज़ बननी होती है और समटाइम वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, समटाइम यूजफुल प्रोडक्ट भी जो होती है वो बनती है। तो उसी हिसाब से जो डाइजेशन है, ठीक है, वो मैक्रोफेजेस एंड सम वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं और जितने भी बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई टॉक्सिन है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उनको एलिमिनेट करते हैं।
उसके बाद लिपिड स्टोरेज आ जाता है, ठीक है। लिपिड्स को अगर बॉडी में स्टोर करना है, फैट्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। मेटाबोलाइट एब्जॉर्प्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनी है, जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं, जो हमें चाहिए, उनको बॉडी में कहीं एक जगह पे वो बनी है, दूसरी जगह पे उनको पहुंचाना है, ठीक है। तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल लाइनिंग द इंटेस्टाइन्स, तो ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, इंशाल्लाह इसको हम जो है वो नेक्स्ट जो है लेक्चर है उसमें देखेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। जहाँ से ना समझ लगे आप पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।